हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 2 राजा किसान और नगर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो सीयूटी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये बोर्ड 2023 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर हम सीयूटी के सिलेबस की बात करें तो सीयूटी के सिलेबस में इस चैप्टर का नाम रखा गया है राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास मौर्य से गुप्त काल तक। तो चलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को निम्नलिखित में से किसने पढ़ा। तो अगर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का अगर बात करें तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो जाता है दोस्तों किसको। जी हाँ, जाता है जेम्स प्रिंसेप्स को। जी हाँ, जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि पढ़ने का जो है उसे श्रेय प्राप्त हुआ और ये लिपि पढ़ी गई थी 1838 में। कहीं कहीं दोस्तों से 1837 भी मेंशन किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो 1877 में 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को भी प्रकाशित करवाया था। और अभिलेखों के क्षेत्र में अगर महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें तो 1784 में इसको लेकर दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी का बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महाजनपदों की संख्या कितनी थी। अगर महाजनपदों की संख्या की बात करें दोस्तों तो महाजनपदों की संख्या थी कितनी, 16 महाजनपद। जी हाँ, 16 महाजनपद थे। कितने, 16। धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी। तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी अशोक ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब, 321 ईसा पूर्व में। कब की थी, 321 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला है संगम डैश का डैश भाषा का साहित्य है। तो अगर संगम की बात करें दोस्तों तो संगम जो है तमिल भाषा का साहित्य है। हरिसेन डैश के दरबारी कवि थे। तो हरिसेन जो है दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर कथन की बात करें दोस्तों, पहला कथन दिया गया है साम्राज्य में प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र थे। बी, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। तीसरा, अशोक ने 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चौथा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने स्रोतों का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों अगर इसमें सही कथन की बात करें, प्रमुख कथन की बात करें तो उसमें कौन सा कथन सही है। तो 7वें अगर कथन की बात करें तो 7वें कथन दोस्तों बी सही है, यानी पहला, दूसरा और चौथा सही है। जबकि अशोक ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी, जबकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मगध की पहली राजधानी, तो मगध की पहली राजधानी की बात करें दोस्तों वह है राजगिरह मगध साम्राज्य की पहली राजधानी है। इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है सी, बाद में पाटलिपुत्र होता है दोस्तों 4वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 9, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरह थी, जिसका अर्थ है, तो राजगिरह का अर्थ अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका अर्थ निकाला जाता है राजा का घर। राजगिरह का प्राकृत नाम वर्तमान बिहार में क्या है। तो राजगिरह का प्राकृत नाम वर्तमान बिहार में दोस्तों राजगीर है। राजगीर पहाड़ी आप बेहद मशहूर है दोस्तों। मगध वर्तमान में राज्य है। तो मगध अगर की बात करें तो मगध वर्तमान में जो है पटना राज्य। तो इसका जो सही उत्तर वो है पटना बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, पाटलिपुत्र वर्तमान में डैश राज्य में है। तो पाटलिपुत्र वर्तमान के राज्य की बात करें तो पाटलिपुत्र कहाँ है दोस्तों, पटना में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या, इंडिका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताओं में से एक नहीं है। तो अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताओं में से जो एक नहीं है वह अपने धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ मानना, बाकी सभी बड़ों का सम्मान करें और ब्राह्मण के प्रति उदार रहें, गृहपति को परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और नौकरों, गरीबों और दासों को सम्मान करना चाहिए, अहिंसा का पालन करें। ये सब तो अशोक के धर्म की मुख्य विशेषताएं थी। तो बी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्यापारियों और शिल्पकारों के संघ को क्या कहते थे। तो व्यापारियों और शिल्पकारों के संघ क्या कहलाते थे, इन्हें श्रेणी कह के नाम से जाना जाता था। जेम्स प्रिंसेप का भारतीय पुरालेख के विकास में क्या योगदान है। तो जेम्स प्रिंसेप की अगर हम बात करें तो भारतीय पुरालेख के विकास में इसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अगर इसकी बात करें तो उन्होंने अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्रयुक्त ब्राह्मी लिपि को पढ़ा
और उन्होंने अशोक के अधिकांश अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि को भी पढ़ा है। तो ए और बी दोनों सही, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी होगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शासकों के नाम वाले पहले सिक्के किसने जारी किए थे? तो शासकों के नाम वाले जो पहले सिक्के जारी किए थे वो तो हिंद यूनानी शासकों ने, तो इसका सही उत्तर होगा सी। अशोक का उल्लेख उसके अभिलेखों में किन उपाधियों से मिलता है? तो अशोक का उल्लेख उसके अभिलेखों किन उपाधियों से मिलता है? तो वह है दोस्तों देवानप्रिय और प्रियदर्शी। देवानप्रिय देवा के ऊपर और प्रियदर्शी सुंदर मुख वाला। चलिए उन भाषाओं के नाम बताइए जिसमें अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। तो अशोक के जो शिलालेख जिस भाषा में लिखे गए थे वह है प्राकृत, अरामाइक और ग्रीक। ठीक है, प्राकृत, अरामाइक और ग्रीक भाषा में अशोक के लेख लिखे गए हैं दोस्तों। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? तो अगर इसमें सही कालक्रम की बात करें तो सही कालक्रम कौन सा है दोस्तों? तो वह है पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण आए थे। तो ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए धम्म महामाद कौन थे? तो धम्म महामाद की अगर हम बात करें तो अशोक द्वारा धम्म का संदेश फैलाने के लिए नियुक्त विशेष अधिकारी। मगध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मगध के संबंध में जो निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो कथन की बात करें दोस्तों तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, बिल्कुल सही है। प्रारंभ में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी तो बाद में से राजगृह में स्थानांतरित कर दिया, बिल्कुल गलत है। मगध के जंगलों में हाथी बहुतायत में पाए जाते थे, बिल्कुल सही है। तो अगर सही उत्तर की बात करें तो 22वें का जो दोस्तों सही उत्तर वो है सी, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां है, प्रयाग प्रसिद्धि की रचना में हुई थी। तो प्रयाग प्रसिद्धि की अगर हम बात करें तो उसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। प्राचीन भारत में स्वानिका शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया गया? तो प्राचीन भारत में स्वानिका शब्द जो है सुनार के लिए प्रयोग किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने सेना की 6 उप समितियों वाली एक समिति का उल्लेख किया है जिनमें से 5वीं का संबंध निम्नलिखित में से किसकी देखभाल करना था? तो अगर 5वीं समिति की बात करें तो उसका जो है दोस्तों वो था रथ की देखभाल करना। चीन में रहने वाले खानाबदोश लोगों के कबीले कौन थे? तो चीन में रहने वाले खानाबदोश लोग कबीले थे दोस्तों वो थे कुषाण। संस्कृत में एक शिलालेख के अनुसार जिसे लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी सन में रचा गया था वो कौन सा शिलालेख है? तो अगर हम बात करें तो उसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा रुद्रदामन का प्रथम शिलालेख। एपिग्राफिया इंडिका का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। तो एपिग्राफिया इंडिका का जो पहला अंक प्रकाशित हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1888 में। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो उस बौद्ध मूल ग्रंथ की अगर हम बात करें जिसमें अशोक का विवरण समाहित है तो वह दोस्तों महावामसा। क्या है? महावामसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना किसने की? तो हर्षचरित की रचना की थी दोस्तों बाणभट्ट ने, यानी इसका सही उत्तर है ए। प्रभावती गुप्त कौन थी? प्रभावती गुप्त दोस्तों वो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी। सिक्कों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन की अगर हम बात करें तो उसे जिस नाम से जाना जाता है वह है दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स। जी हाँ, न्यूमिस्मेटिक्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम की बहन थी। प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केवल 2, माफ कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भूमिदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भूमिदान के संबंध में जो कथन सही है दोस्तों वो इसमें से अगर हम बात करें, पहला कथन क्या कहता है कि अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को कहते थे। बिल्कुल, दान की गई भूमि में केवल पुलिस व सैनिकों को प्रवेश की अनुमति थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है? तो 34 का अगर आंसर बताएं तो 34 का जो आंसर दोस्तों केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो श्रेणी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। उत्पादकों तथा व्यापारियों का संघ था। दूसरा, ये कई लौह उपकरणों का उपयोग जानते थे। तीसरा, ये कच्चा माल खरीद कर तथा उससे सामान तैयार कर बाजार में बेचते थे। तो 35 का अगर उत्तर की बात करें तो 1, 2, 3 तीनों सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो तीनों के समसामयिक कौन नहीं था दोस्तों? तो है मिलिंद इन तीनों के समसामयिक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्तूप है और मौर्य राजा अशोक द्वारा बनवाया गया था? तो भारत का जो सबसे पुराना स्तूप है दोस्तों वह अमरावती का सांची स्तूप नहीं, वो है सिर्फ सांची स्तूप। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू जैन धर्म में तीर्थंकर के अर्थ का वर्णन करता है। तो जैन धर्म में तीर्थंकर की अगर हम बात करें, जो अस्तित्व की नदी के पार पुरुषों और महिलाओं का मार्गदर्शन करते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने पहली शताब्दी ईस्वी में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए। तो पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाण साम्राज्य ने। निम्नलिखित में से कौन प्रयाग प्रसिद्ध के रचयिता है। तो प्रयाग प्रसिद्ध के रचयिता की अगर हम बात करें तो वह है दोस्तों गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, नहीं माफ़ कीजिएगा, प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख के दोस्तों वह है हरिसेन। निम्नलिखित में कौन सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। निम्नलिखित में कौन अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है दोस्तों चाणक्य। उन्हें देवनापिया और पेदसी कहा जाता था। उन्होंने 268 से 232 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। उन्हें धर्म के प्रचार के लिए याद किया जाता है। उपरोक्त जानकारी में निम्नलिखित में किस शासक का वर्णन किया गया। तो दोस्तों है अशोक। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। तो भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। क्योंकि आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के कारण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, अभिलेख से क्या तात्पर्य है। अभिलेख से तात्पर्य की अगर हम बात करें तो अभिलेख से तात्पर्य दोस्तों है ए केवल भित्ति पर उत्कीर्ण लेख, बी पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी। 45 का दोस्तों क्या है बी। चलिए 46 की अगर बात करें, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्रों में से एक राजधानी पाटलिपुत्र के अतिरिक्त 4 अन्य प्रांतीय केंद्र कौन से थे। तक्षशिला, उज्जैनी, तोशिल, सुवर्णगिरी। तो दोस्तों अगर हम बात करें कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, तो वो कौन कौन से प्रमुख 4 प्रांतीय केंद्र थे। तो 46 का जो सही उत्तर दोस्तों वह है आपका 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट, प्रभावती। हालांकि अगर देखें दोस्तों तो इसमें चारों सही, बट इसमें बाकी ऑप्शन नहीं दी, इसी हिसाब से 3 इसका उसी सही होगा। वैसे चारों सही हैं। प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, का विवाह निम्नलिखित में किस राजवंश में हुआ। तो वह दोस्तों हुआ था वाकाटक वंश के राज, यानी ए। परम भगवान उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो गुप्त शासक दोस्तों अगर हम बात करें तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय। पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी। पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त की। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था। तो गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया तो वह है स्कंदगुप्त। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। तो मृत्युदंड। क्या दिया जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था। तो राज्य का 7वां अंक मित्र था दोस्तों, यानी जो है चाणक्य नीति में प्रस्तुत किया गया है। तो ये है दोस्तों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर MCQ। इसके अलावा दोस्तों इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट और पार्ट्स हैं जो हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। आप जब तक इसे देखिए हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, तो पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है किस शासक को पराजित करके, जी हाँ, किस शासक को पराजित करके जो है मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। तो वो अंतिम शासक कौन थे। तो वो नंद वंश, यानी वंश कौन था, नंद वंश। तो नंद वंश के बाद ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था, तो नंद वंश के अगर अंतिम शासक की बात करें तो नंद वंश के अंतिम शासक का नाम था दोस्तों धनानंद। क्या नाम था उनका, धनानंद। इन्हीं को ही मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य और कौटिल्य की सहायता से कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और कुछ अगर बात करें तो और किस, हालांकि बहुत से विद्वान जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं, बट बहुत से विद्वान जो हैं वह चंद्रगुप्त मौर्य जो है शूद्र भी मानते हैं। इसमें अगर हम बात करें ब्राह्मण साहित्य कुछ हैं, उसमें मुद्रा राक्षस हैं, विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में मौर्य को जो है शूद्र माना गया है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट बात करें दोस्तों तो कौटिल्य जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या पुस्तक है, अर्थशास्त्र। तो ये इनकी रचना है। हालांकि पुस्तक नाम तो अर्थशास्त्र है, बट पुस्तक में जो है राजनीतिक जीवन के बारे में ज़्यादा
बताया गया है। इसमें प्राचीन भारतीय राजनीति का ये प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट राजा के कर्तव्य, उसके विस्तृत कर प्रणाली और सामाजिक स्थिति पर इस पुस्तक में जो है प्रकाश डाला गया है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। ये चंद्रगुप्त के कौन थे? उत्तराधिकारी थे, जो 298 ईस्वी में 298 ईस्वी में जो है ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। और बिंदुसार को दोस्तों जो है अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाना है इनको? इनको जो है अमित्रघात, जी हाँ, अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बिंदुसार को। चलिए और बात कर लेते हैं कुछ। अशोक जो है दोस्तों, अशोक की बात करें तो अशोक जो है इन्हीं बिंदुसार का पुत्र था। अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था। और अशोक के अगर हम राज्याभिषेक की बात करें तो अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ, तो वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ था 269 ईस्वी में। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में अशोक का है जो वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था। इससे पहले जो अशोक थे वो उज्जैन के राज्यपाल थे, राइट। और अगर हम जैन अनुश्रुति के अनुसार बात करें तो अशोक ने बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था, ये बात करते हैं। और सिंघली अनुश्रुति या सिंघली काव्य की बात करें तो उसमें बताया गया है उनके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन को प्राप्त की। कितने भाइयों की हत्या की थी अशोक ने? 99 भाइयों की हत्या करके अशोक ने सिंहासन को प्राप्त किया था। ठीक है, अशोक के नाम को उल्लेख की अगर हम बात करें तो अशोक के नाम को उल्लेख कहाँ का मिलता है? तो अशोक के नाम को उल्लेख मिलता है दोस्तों को, तो मिलता है मास्की अभिलेख में। कहाँ पर? मास्की, जी हाँ। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मास्की के अलावा गुर्जरा और अगर हम बात करें नेट्टूर, ठीक है, और उद्गोलम अभिलेख में ही अशोक के उल्लेख नाम को उल्लेख मिलता है। चलिए, कलिंग युद्ध की बात करें तो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों कलिंग युद्ध से कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग युद्ध की अगर हम बात करें तो अशोक जो है दोस्तों अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यहाँ अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में, लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसिल पर अधिकार कर लिया। और अगर तोसिल की बात करें तो यह वर्तमान उड़ीसा के दक्षिणी भाग में स्थित है। और इस कलिंग की जानकारी जो मिलती है अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध की जानकारी अशोक ने की मिलती है। और कलिंग युद्ध में नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने दोस्तों है युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। तो ये अशोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है अशोक के बारे में जो आपको जानना चाहिए दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं। अशोक ने जो है आजीविकों की अगर हम बात करें, जो पुजारी थे, अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु जो है बरार की पहाड़ियों पर, जो बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं, बराबर की पहाड़ियों को में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम उन्होंने लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी रखा था। ठीक, और अशोक के जो द्वारा भेजे गए जो धर्म प्रचारक हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक कहाँ कहाँ गए थे। तो अगर हम धर्म प्रचारक की बात करें जो अशोक ने भेजे थे, जिसे हम धम्म महामात्र कहते हैं, तो महेंद्र और संघमित्रा थे, उन्हें अशोक ने कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। महेंद्र और संघमित्रा अशोक ने श्रीलंका भेजा। इसी प्रकार से महारक्षित का नाम आता है दोस्तों, महारक्षित का नाम आता है। तो महारक्षित को अशोक ने यवन देश भेजा था, यवन देश अशोक ने भेजा था। इसी तरह से महादेव का नाम आता है तो वो मैसूर उन्हें भेजा था। तो ऐसे सोना तथा उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा था। तो ऐसे कुछ जो है धर्म महामात्र जिनको अशोक ने अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग देशों में धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था दोस्तों। अब प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के उत्तराधिकारी, तो अशोक की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों लगभग 232 में, कब हुई थी?
232 ईस्वी में ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी। अब अशोक के लगभग इसके एक लघु लेख में केवल एक पुत्र का तीव्र का उल्लेख मिलता है, जबकि अन्य स्रोत इसके विषय मौन हैं। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व के लगभग वृद्धरथ को सोना यानी जो सेना निरीक्षण करते समय धोखे से उनकी हत्या कर दी, और वृद्धरथ की मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश का अंत भी हो जाता है। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन की बात करें तो कर से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो सीता करके एक दोस्तों कर हुआ करता था। सीता की बात करें तो सीता तो उसको राजकीय भूमि से होने वाली आय को कहा जाता। जो राजकीय भूमि होती थी उससे जो आय होती थी उसे सीता कहा जाता था। इसके अलावा भाग, उपज के हिस्सा को भाग कहते थे। इसी प्रकार से प्रवेश होता, आयात कर 20% होता था, प्रणय आपातकालीन कर, बलि एक प्रकार का राजस्व कर, हिरण्य अनाज के रूप में ना लेकर नगद लिया जाता था। और सेतु बंध की बात करें तो राज की ओर से सिंचाई का प्रबंध था, और विष्टि निःशुल्क श्रम एवं बेगार था। ठीक है। चाणक्य के अनुसार अगर हम बात करें तो चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता था, और उपवास जो है काश्तकार को कहा जाता था। ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करें तो दोस्तों, तो प्रमुख व्यापारिक संगठन की बात करें तो श्रेणी शिल्पियों का संगठन, निगम व्यापारियों का संगठन, संघ महाजनों का संगठन। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है कर संबंधित शब्दावलियाँ जहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके CUET के एग्ज़ाम में दोस्तों। ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम बताएं तो इसमें अशोक के शिलालेखों से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे दोस्तों। अशोक के महत्वपूर्ण जो शिलालेख हैं, जो अब अगर हम बात करें अशोक कुछ 13-14 अगर हम बात करें टोटल 14 शिलालेख जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला शिलालेख, दूसरा, तीसरा से इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस 13वां शिलालेख आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से 8वां शिलालेख जो इसमें सम्राट के धम्म यात्रा का उल्लेख मिला, बोध गया के भ्रमण का उल्लेख मिला गया है किया गया, ये भी अभिलेख आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए एंड तक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।